अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ साहब साथ हैं। शुक्रिया इरशाद साहब आपका। पाकिस्तान भर और पाकिस्तान से बाहर सभी देखने वालों को पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी मुबारक हो। आज के दिन हम ये दुआ करते हैं कि ये पाक वतन सलामत रहे और ता क़यामत रहे और इस वतन के अवाम की उम्मीदों पर इस मुल्क के हुक्मरान पूरे उतरें। आज ना सिर्फ पाकिस्तान का 76वां यौम आज़ादी है, बल्कि आज का दिन तारीख़ी एतबार से इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि आज पाकिस्तान के पहले मुत्तफ़िक़ा आइन को मंजूर हुए 50 साल हो गए हैं। इन 50 सालों में दो आमिराना अदवार भी रहे हैं आइन मंजूर होने के बाद, और आईने पाकिस्तान जो इस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स की मुत्तफ़िक़ा दस्तावेज़ है, इस पर किस हद तक अमल हुआ आज प्रोग्राम में कुछ तफसीली गुफ्तगू करेंगे। सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि शहबाज शरीफ साहब अब साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो चुके हैं और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने हलफ ले लिया है। अब वो जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है उसमें भी आ चुके हैं। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो मार्च 2018 में जिसकी बुनियाद रखी गई, 5 साल की कलील मुद्दत में इंतहाई अहम ओहदे उनको मिले हैं। सबसे बड़ा ओहदा जो अब तक है वो अनवारुल हक काकड़ साहब के पास है, निगरान वज़ीर-ए-आज़म का। सादिक संजरानी साहब चेयरमैन सेनेट, उनके 2 वज़राए आला अब्दुल क़ुद्दूस बिज़ंजो और जाम कमाल साहब, बलूचिस्तान में हुकूमत, और इसके साथ साथ एक ना गिरने वाली दीवार साबित हुई है, खा वो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हो या फिर इसके साथ साथ तहरीक अदम एतमाद की नाकामी हो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़। साथ ही साथ सदर पाकिस्तान ने भी आज पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि यौम आज़ादी के मौके पे मैं कहूँगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स अफो दरगुज़र से काम लें। अफो दरगुज़र से मुराद क्या है, ये इंतहाई अहम बात है। बिलखुसूस पाकिस्तान के जो सियासी हालात हैं उसमें बात की जाए तो सदर पाकिस्तान कहना क्या चाह रहे हैं। गुज़श्ता शब आज़ादी परेड हुई जिसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर ने भी ख़िताब किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की फ़ौज और अवाम एक हैं, पाकिस्तान के लोग पुरुम्मीद हैं, पाकिस्तान कायम रहेगा, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। आज के प्रोग्राम में इन्हीं तमाम मौज़ूआत पे गुफ्तगू। नैयर बुखारी साहब सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान के मायनाज़ कानून साज और कानूनदान हैं, हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बुखारी साहब थैंक यू वेरी मच, आपकी तरफ आएंगे। इरशाद साहब, 76वां यौम आज़ादी और 50 साल हो गए आइन मंजूर हुए, आपकी तरफ से पैगाम क्या है? और आपने इस तकरीबन 45-50 साल का आपका सहाफ़ती करियर भी है, आपने क्या देखा पाकिस्तान से मुताल्लिक, क्या खोया हमने, क्या पाया? वैसे पहली बात तो ये है कि ये यौम आज़ादी की 76वीं सालगिरह है। वैसे 77 ईयर्स हो गए हमें आज़ाद हुए। 47 में पहली हमने यौम आज़ादी था और उसके बाद आज हम 23 में हैं, तो 77 ईयर हुए हैं हमें आज़ाद हुए और 76वीं सालगिरह हम आज मना रहे हैं। ये किसी कौम के लिए खुशबख्ती की बात है, किसी कौम के लिए खुशनसीबी की बात है और फ़ख्र इंबसात की बात है कि वो आज़ाद है और उसको इतने साल हुए हैं, उसने आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ भी किया है, बार बार किया है। लेकिन ये जो आइन की आपने बात की है, 50वीं सालगिरह हम इस हालत में मना रहे हैं कि आज भी 1973 का मुत्तफ़िक़ा आइन, पहला मुत्तफ़िक़ा आइन जो था वो 1956 में मंजूर हुआ था, जिसको अयूब खान ने, एक फौजी आमिर ने ख़त्म कर दिया था और एक नया अपना आइन बना के नाफिज कर दिया था इस कौम पर। लेकिन 73 का आइन इस लिहाज से तो खुशकिस्मत आइन है, खुशकिस्मती है कि हम इस अरसे में ये आइन मोहे किसी न किसी हालत में 2 दफ़ा इसको मुअत्तल किया गया, हेल्ड इन अबेंस में रखा गया। एक दफ़ा ज़ियाउल हक ने और 10-11 साल तक उसने ऐसा किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ साहब आए। लेकिन ये इतना जानदार आइन है और चूँकि ये कौम इसके पीछे है तो ये बार बार मुअत्तल होता है और ये बहाल हो जाता है, और जो मुअत्तल करने वाले होते हैं वो तारीख के कूड़ेदान के नज़र हो जाते हैं और आइन अपना आप अपनी ताकत, अपनी कुव्वत मनवाता है। लेकिन ये भी बदकिस्मती की बात है कि आज भी ये आइन जो है
ये किसी ना किसी सतह पर इसकी कोई ना कोई शेख तातुल का शिकार है। मिसाल के तौर पर ये जिन जमहूरी और शहरी आज़ादियों की बात करता है, वो पाकिस्तानी अवाम उससे किसी न किसी हद तक महरूम है। मीडिया जिन पाबंदियों का शिकार है, आम शहरी जिन पाबंदियों के शिकार हैं। जिस मुल्क में यौम आज़ादी के मौके पर दफ़ा 144 नाफिज करके लोगों को की आज़ादी को महदूद किया जाता हो, तो उसको आइडियल करार नहीं दिया जा सकता। लेकिन कौम की जदोजहद जारी है और कायदे-ए-आज़म के नाम लेवा ये कौम इंशाअल्लाह ताला आइन को उसकी असल रूह के मुताबिक दोबारा बहाल कराएगी। उस आइन के जरिए ही हम, आइन पर अमल दरामद के जरिए ही हम तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल कर सकते हैं। और यही कौम के लिए पैगाम है कि इस आइन को हर सूरत में बरकरार रखना है और इसके जरिए हम आज़ादी, अपनी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल कर सकते हैं और दुनिया में एक बावकार कौम के तौर पर अपना मकाम हासिल कर सकते हैं। सही है। बुखारी साहब, यौम आज़ादी पे आपका पैगाम, और जाहिर है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को ये सहरा जाता है, उन्होंने इस सारे प्रोसेस को लीड किया, पीपल्स पार्टी इसका क्रेडिट भी लेती है। 50 साल हो गए आइन की मंजूरी को। जो निशानदेही इरशाद साहब ने की, आमिराना अदवार का भी जिक्र किया, वो बात कर रहे हैं कि बहुत सी शिकें लगता है कि आज भी तातुल का शिकार हैं। इसको नाकामी समझा जाए या आप समझते हैं कि इस पर अमल दरामद भी एक ग्रेजुअल प्रोसेस है? थैंक यू बादशाह साहब। गुजारिश है कि नो डाउट के 77th इंडिपेंडेंस डे है हमारा और सालगिरह 76 सालगिरह बनाई जा रही है। बिलाशुबा जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है और उसमें जो लीगल इश्यूज क्रॉप अप होते रहे सिंस 47 ऑनवर्ड, ये तो सारे कौम के सामने हैं। लेकिन इस स्टेज पे हम समझते हैं कि पहले तो पूरी कौम को यौम आज़ादी मुबारक हो और मेरी दुआ है और गुजारिश भी है कि हर शख्स अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास करे और जो सुप्रीम लॉ है इस मुल्क का उसको सुप्रीम ही तसव्वुर किया जाए, अमल दरामद भी किया जाए और जितने भी स्टेट ऑर्गन्स हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंश्योर करें कि वो आइन की पासदारी करेंगे, वो अपनी अथॉरिटी से ट्रांसग्रेस नहीं करेंगे, वो दूसरे के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे जो स्टेट ऑर्गन्स के पास इख्तियारात आइन तफवीज़ करता है उनको। इसलिए मैं समझता हूँ कि कानून की और आइन की अमलदारी रहेगी, इसकी कंटिन्यूटी रहेगी तो चीज़ें रिफ़ाइन होती नज़र आएंगी आपको। उसी वजह से आप रिफॉर्म्स भी कर सकेंगे और जब तक सिस्टम कंटिन्यू नहीं करेगा तो फिर ब्रेक डाउन होगा, तो फिर आप स्क्वायर वन से दोबारा शुरू करेंगे और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि जी पाकिस्तान में आइन और कानून की अमलदारी होगी और अदारे उसकी पासदारी भी करेंगे, तो ये मुश्किल बात है। अब हम समझते हैं कि ये एक बुनियाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2008 से लेकर 2013 तक रखी और ये कंटिन्यूटी है कि एक सिविलियन गवर्नमेंट से दूसरी सिविलियन गवर्नमेंट को पावर ट्रांसफ़र हो रही है। तो हम तवक्को करते हैं कि ये आइन जो सुप्रीम लॉ है जो एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट है। इरशाद साहब ने बिल्कुल फरमाया कि इसके साथ जबर होता रहा कौम के साथ भी और इस आइन के साथ भी, लेकिन ये ऐसा डॉक्यूमेंट है कि इसके बगैर पाकिस्तान की फेडरेशन कायम नहीं रह सकती। पाकिस्तान की इंटेग्रिटी का और सॉलिडरिटी का इन्हिसार इस आइन पे है और इसी आइन पे हमें अमल दरामद करना चाहिए। साहब ये फरमाएं कि इस आइन के आप मुहाफिज भी हैं, आप बानी भी हैं, लेकिन ये पीडीएम की हुकूमत के दौर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई जिसका खुद तज़किरा आपके लीडरान कराम करते रहे वक्तन फ़वक्तन के ये भी हमारी मर्जी के खिलाफ हो रहा है। ये भी अपनी ये ताज़ा तरीन जो वाक़या है नए वज़ीर आज़म का, अब वो इत्तेफाक रहे कि सूरत बन गई है, सब पार्टियों ने उनका खैर मकदम किया है। लेकिन खुर्शीद शाह साहब ने कहा कि जी हम ना हमारी लिस्ट में ये नाम था, ना मुस्लिम लीग की और दूसरे इत्तेहादियों की लिस्ट में था।
ये जो सूरत हाल आपके हुकूमत के दौर में हुई, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? और अख्तर मैंगल साहब जो कह रहे हैं कि आगे जो है सियासी जमातों के लिए, जमहूरी कुव्वतों के लिए स्पेस कम हो गई है, तो आप भी ऐसा समझते हैं? देखिए शाह साहब, पहली बात तो ये है कि आपने कहा आइन पे अमल दरामद। देखें, बिल्कुल कहीं ना कहीं लैप्सेस हो जाते हैं, हो जा भी जाते हैं। अब मेरा ईमान है, मेरा दीन है कि कुरान मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इस पर भी इंसानों से कई लैप्सेस होते हैं। लेकिन आप कुरान पे तो तनकीद नहीं कर सकते, आप उस पर अमल दरामद जो नहीं कर सकता, आप उस पर तो बारे में ज़रूर कह सकते हैं ना। और हम समझते हैं कि अगर कोई कोताही होती है दीनी हवाले से तो उसकी वो इस्लाह कर लेता है। इसी तरह मैं समझता हूँ आइन में कि अगर कहीं किसी ने कोताही की, कोई लैप्सेस हुए, तो उसको उसकी रिकरेंस नहीं होनी चाहिए, और उसको मैं समझता हूँ कि लेटर एंड स्पिरिट फॉलो करना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, शाह साहब, ये तीसरा दिन है ये मीडिया इस बात को बड़ा हाईलाइट कर रहा है कि खुर्शीद शाह ये ने कह दिया। खुर्शीद शाह ने ऐसी कोई बात नहीं की कि जिससे आप समझें कि पीपल्स पार्टी का इस नॉमिनेशन पर डिसएग्रीमेंट है। उसकी बड़ी सीधी सी बात मैं वजाहत कर दूं कि खुर्शीद शाह उस कमेटी के मेंबर थे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉन्स्टिट्यूट की, कि जो प्राइम मिनिस्टर की टीम के साथ नाम शेयर करेगी, डिस्कस करेगी। खुर्शीद शाह साहब का रोल यही था, और उस कमेटी में यूसुफ गिलानी भी थे, और उस कमेटी में नवीद कमर भी थे। तो ये जो नाम आया काकड़ साहब का, ये तो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से था ही नहीं, इसलिए खुर्शीद शाह साहब की नॉलेज में क्यों होता? ये अगर नून की नॉलेज में होता तो नून शेयर करती। ये नून का तो ये नाम ही नहीं था, नाम ही अपोजिशन की तरफ से आया। तो अपोजिशन लीडर ने जब मुलाकात की, उससे कबल पीडीएम की बहुत सारी जमातों ने, क्यादतों ने इख्तियार दे दिया था प्राइम मिनिस्टर को कि आप डिसाइड कर लें। जो लास्ट डिनर हुआ 9 तारीख को प्राइम मिनिस्टर हाउस पे, जहाँ पे पीडीएम की क़यादत मौजूद थी, तो वहाँ पे तो ये मामलात इंटरेस्ट कर दिए गए प्राइम मिनिस्टर को। मेरी क़यादत भी वहाँ मौजूद थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी मौजूद थे, और वो रिसेप्शन उस डिनर से निकल आए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर से गुफ्तगू करके आए। इसलिए इस पे कोई इतराज नहीं। अगर बिलावजह कोई इतराज करना चाहती है, बुखारी साहब एतराज की बात नहीं है। बुखारी साहब, पूछना ये है कि वजीर आजम साहब ने जब कायदे इख्तिलाफ ने उनको नाम दिया, तो वजीर आजम साहब ने अपने इत्तेहादियों को एतमाद में लिया। बुनियादी सवाल ये है जो खुर्शीद शाह साहब कहना चाहते हैं, वो ये है कि ऑब्वियसली ये किसी जी 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 इरशाद साहब, ये वजीर आजम की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो जो पीडीएम की जमातें और जो अलायंस की जमातें थी, उनकी क़यादत से वो बात करे। मैं क़यादत की बात करता हूँ, लीडरशिप से वो बात करे। वो अंडर ऑब्लिगेशन थे, इसलिए कि अगर ये बाकी जमातें ना होती तो वो प्राइम मिनिस्टर ना होते, एक जमात भी जो एक अलायंस में बैठी थी ना होती, तो इनके पास अक्सरियत ही नहीं आनी थी। जी बिल्कुल ठीक है, इन पे जिम्मेदारी थी, और वो जिम्मेदारी उन्होंने अपनी निभाई होगी। अख्तर मैंगल साहब ने इतराज किया, उसका रिस्पॉन्ड तो नून वाले कर सकते हैं कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, वो जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की नहीं। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया नैयर बुखारी साहब, आपके वक्त आप हमारे साथ मौजूद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। तो सदर ममलिकत की जो स्टेटमेंट है, स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना चाहिए, वो दरगुजर से काम लेना चाहिए, ये पैगाम क्या है? ब्रेक के बाद बात करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। हमें ज्वाइन किया है साबिका MNA सायरा बानो साहिबा ने। सायरा साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सायरा साहिबा, ये बताइएगा, काकड़ साहब मुकर्रर हो गए निगरान वज़ीर आज़म, नैयर बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो ये कह रहे थे ये नाम ही अपोजिशन की तरफ से आया, तो GDA आपकी जमात उससे मुशावरत के बाद राजा रियाज साहब ने ये नाम दिया था? नहीं जी, हमसे कोई मुशावरत नहीं हुई, और बिल्कुल भी मुशावरत नहीं हुई, कोई मीटिंग भी नहीं हुई कि ऐसे ही
दिखावे के लिए कोई मीटिंग होती और कोई भी नाम हम डिस्कस करते, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो कहते रहे कि मीटिंग करनी है करनी है करनी है, और उसके बाद वो कहते ना कि रुखसती का दिन आन पहुंचा, हम लोग रुखसत होके अपने अपने घर आ गए, पीछे फिर हमारा तो वो कहते ना राजा साहब कह रहे हैं, राजा साहब ने तो बीबी राजा साहब ने तो ये कहा एक दिन वजीर आजम से मीटिंग कैंसिल की कि अभी मेरी मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई, आज मैं मुशावरत कर रहा हूँ। तो वो किससे मुशावरत कर रहे थे? पता नहीं वो किससे मुशावरत कर रहे थे, वो ख्यालों में मुशावरत कर रहे थे, आईने के सामने बैठ के मुशावरत कर रहे थे, या हमारी तस्वीरें रखी हुई थी, हमें नहीं पता। लेकिन बिल्कुल भी कोई मुशावरत नहीं हुई, इसलिए कि मैं डॉक्टर फहमीदा मिर्जा साहिबा से वो क्या कहते हैं इन टच थी, और हम बार बार पूछ रहे थे। वो मुझसे पूछ रही थी कि आपको बुलाया, और मैं उनसे पूछ रही थी कि आपको बुलाया, और फिर हम दोनों में से किसी को नहीं बुलाया, क्योंकि गौस बख्श महर साहब वैसे तो पार्लिमानी एज ए वो जो कहते हैं लिखत पढ़त में थे, लेकिन वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके थे 10-15 दिन पहले। अच्छा, ये बताइए सायरा साहिबा, आपने कहा कि रुखसती के वक्त भी नहीं पूछा, अपोजिशन के कुंबे के सरबराह थे राजा साहब, तो ये तो उनका फ़र्ज़ बनता था हर एतबार से, अखलाकी एतबार से भी, और ऐसी बेरुखी क्यों फिर आपसे, जीडीए से बिलखुसूस? देखिए खाली मतलब अब आप कैसे, अब तो कुछ अखलाकियात रह नहीं गई ना, सबको सब कुछ पता है, लेकिन वही बात है कि मैं ना बोलूं, बस ऐसी सिचुएशन चल रही है कि जिस वक्त वो बने थे अपोजिशन लीडर, उस वक्त भी कोई ऐसा वो नहीं था कि उनके अंदर मुझे वोट्स का पता कि किसने बोला किसने नहीं कहा। उनका जो किरदार रहा पूरे 1.5 साल वो भी आपके सामने था। और अभी मतलब इसको तो जितने भी हमारे एंकर हजरात है, अगर किसी के दिल को ये बात लगती है तो मुझे उस महाशय का नाम बता दीजिए कि जो ये समझता है कि राजा रियाज साहब ने अपनी समझ बूझ से मशावरत करके काकड़ साहब का नाम दिया। तो ऐसे ला हासिल बहस हम ऐसे पीठ पीछे बातें करके उनके गुनाह कम कर रहे हैं, वो बेचारे बस छोड़ दें। जी इरशाद साहब, चले गए इरशाद साहब, क्यों उन्होंने कह दिया था कि मेरे राजा साहब को दाद दीजिए कि उन्होंने किसी से मुशावरत नहीं की, उन्होंने एक नाम पेश किया जो उनके यानी पाकिस्तान में जो एक बेस्ट ऑप्शन थी वो पेश की, और इससे 14-15 जमाती जो इत्तेहाद है उसने भी इत्तेफाक कर लिया। तो ये फिर तो राजा साहब की जहानत को, सियासी बसीरत को दाद देनी चाहिए। बिल्कुल जी। अच्छा सायरा साहिबा, आज सदर पाकिस्तान ने कहा कि स्टेक होल्डर्स मिलकर बैठें और अफवाह दरगुजर से काम लें, इसका मतलब क्या लिया जाए अफवाह दरगुजर का? जाहिर है वो सदर साहब जिस पार्टी के सदर हैं वो अफवाह दरगुजर उसी तनाजुर में कह रहे होंगे, लेकिन बहुत देर से उन्होंने ये बयान दिया, सदर पाकिस्तान थे, और ये तो कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था। तो अभी अगर वो अफवाह दरगुजर की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। और मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि आगे जो वो मौशी सूरत हाल, हमारी बाकी सब चीजें, पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, सब चीजें बस अब वो हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो कहते हैं ना कि एक दफा ये मामला सब एक टेबल पे बैठे, पिछली गलतियां माफ, और आगे बढ़ने का सोचें, क्योंकि इसका कोई हल नजर आ नहीं रहा। जी अच्छा, ये फरमाएं अनवार काकड़ साहब के नामजदगी के बाद, और उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया कि उन्होंने बाप पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया, अपनी सेनेटरशिप से भी इस्तीफा दे दिया, ताकि मैं एक गैर जानिबदार वज़ीर आज़म के तौर पर अपना किरदार अदा कर सकूं। आप समझते हैं एक तो वक्त पर इलेक्शन अब हो जाएंगे, और दूसरा फेयर एंड फ्री इलेक्शन की गारंटी करेंगे काकड़ साहब, या अब भी शकूक व शुबहात बरकरार रहेंगे? आपने कहा ना ये बहुत अच्छी बात है, वो ना भी इस्तीफा देते तो मैं अपनी बात कर रही हूँ, मैंने क्या कर लेना था। तो जाहिर इस्तीफा तो देना था ना किसी पार्टी के, तो मुझे समझ नहीं आती, भले उन्होंने इस्तीफा दे दिया हो, ऐसे मैं बात कर रही हूँ, उनकी हमदर्दियां ये चीजें तो अपनी पार्टी के साथ होंगी ना, ऐसे कैसे बात है। और इलेक्शन वक्त पर ये उनके हाथ में भी नहीं है। अब ये इलेक्शन कमीशन जब तक बताए, जब तक ये हल्का बंदियां हो, जब तक ये सारी चीजें हों, अभी तो वो डेट बताएंगे ना कि क्या मर्दमशुमारी, ये सारी चीजें होंगी। क्योंकि हमारे जो साथी गए हैं, जो असेंबली डिसॉल्व हुई है, मेरी बहुत से लोगों से बात हुई थी,
तो उनका जो माइंड मेकअप हुआ हुआ है वो हुआ हुआ है 15 फरवरी का, कि फरवरी अच्छा। तक वो जी उन्होंने सोच लिया है कि ये फरवरी से पहले नहीं होंगे। अब फर्क इसलिए कि वो भी अड़चन जो मुझे बताएगी कि भाई सेनेट का इलेक्शन होने और फिर सारा कुछ होगा, ये तो 15 फरवरी उन्होंने अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ये एक जहन में रखा हुआ है कि इलेक्शन जो भी है नेक्स्ट ईयर फरवरी तक होंगे। लेकिन मुझे नहीं पता, आप देखिए ना फिर कहाँ गई आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। खैर वैसे एग्जाम्पल तो सेट हो चुकी है पंजाब और केपीके की, तो अब ये भी चलते रहे। जिस तरीके से एक मजबूत टीम आई है, जो नाम हमने सुने हैं, जैसे काकड़ साहब आए हैं, फिर हफीज शेख साहब आ गए, फिर वो बॉन साहब और 4-5 जिलानी साहब आ गए, तो जिस तरीके की ये एक टीम आई है, तो मतलब मेरे से मेरी राय पूछे तो मुझे नहीं पता सेनेट का क्या होगा। लेकिन ये बात मैंने 2020 में 22 में नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में पिछले साल कही थी कि इलेक्शन नहीं होते और अगर कोई निगरान सेटअप आया तो वो लिंगर ऑन करेगा। या मजबूत सेटअप आया है। सायरा साहिबा, अब सवाल ये है कि 50 साल आज आईने पाकिस्तान को मंजूर हुए भी हो चुके हैं आज के दिन में। अभी आपकी जो पार्लियामेंट गुजरी है, ये 5 साल 15वीं जो कौमी असम्बली थी, इससे मुतालिक पिलडेट ने एक रिपोर्ट दी है 24,23,000 रुपये यौमिया फ़ी घंटा जो ऑपरेशंस हैं पार्लियामेंट के उन पे खर्च आता है। और जो लेजिस्लेशन आपने की, और फिर वो कहते हैं जमहूरियत इससे मुतालिक कमज़ोर हुई है। आप पार्लियामान का हिस्सा रही हैं, आप इस 5 साल में इस असम्बली की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। और मेरे ख्याल में मैं अगर पिछली असेंबलियों को अपने ख्यालों में सोचूं तो उसकी भी कमोबेश ऐसी ही रही होगी, क्योंकि लेजिस्लेशन तो मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसी लेजिस्लेशन हो जिसका डायरेक्ट अवाम से ताल्लुक हो। और ऐसे ही था। अभी पिलडेट की रिपोर्ट आपने बताई कि 24 लाख रुपए योमिया एक खर्च होता था। योमिया नहीं, फ़ी घंटा 1245 घंटे सारा लेजिस्लेशन हुई है, ये अमल हुआ है, और तकरीबन ये 3 अरब समथिंग बनता है जो 5 साल में सिर्फ इस बात पे लगे जी, 5 साल के। तो डॉट उनको कहिएगा, मतलब जाहिर है जो सही बात है वो बतानी चाहिए कि उसमें पार्लियामेंटेरियन पे कितने खर्च हुए और जो ताम झाम है पूरी असेंबली का ताम झाम है, जिसमें अमला, जिसमें पीआईए का अमला, रेलवे का अमला, सीडीए का अमला, लिफ्ट मैन, नायब कासिद, ऑफिस जो खुलते हैं उनके टीए डीए मिलाकर सारा इल्जाम प्लीज आप सियासतदानों पे ना रखें। हमारी तो असेंबली पूरी नहीं थी, पहले कोरम पूरा नहीं होता था, मुश्किल 150-200 बंदा आता था, और अभी तो 1.5 साल तकरीबन 2-3 मौकों पे वो उनके बंदे पूरे होंगे, वरना तो 20-25 के साथ असेंबली चली है। ये जो हर दौर में आकर अपनी भर्तियां होती हैं, तो जो वो कहते हैं ना कि इतने ज्यादा लोग हैं कि एक स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास 5-5 उनको अमला दिया हुआ है। तो ये वो बिलाल महबूब साहब को बताइए कि ये इसमें सारा 24 लाख रुपए घंटा सिर्फ मेंबरान का नहीं है, पूरी असेंबली का खर्च है जी। तो हमारे चेयरमैन और स्पीकर साहिबान ने भरे हुए लोग उसका खर्च है। इरशाद साहब, सर अभी मैं कि ये जो 15 फरवरी की आप बात कर रही हैं, यही सुन रहे हैं 15 फरवरी की तो सुन रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि 24 होगा या 25 होगा। लेकिन ये फरमाएं कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद के जो गुनाह हैं अवाम की सतह पर वो माफ हो जाएंगे, उस अरसे में हालात नॉर्मल हो जाएंगे और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद इलेक्शन जीतने की पोजीशन में होगा? क्योंकि आपका पब्लिक पल्स पे हाथ है, तो आप समझते हैं कि ये इसका फायदा होगा इलेक्शन डिले होने का हुक्मरान इत्तेहाद को? देखिए, अब बहुत ही ज्यादा सच निकल जाता है कि आवाम के सामने जाना है, जीतना है, नहीं जीतना, ये सब सारी बातें हैं। हम इसमें आप और हम प्रोग्राम तो कर सकते हैं, बहस तो कर सकते हैं, लेकिन मसला कबूलियत और मकबूलियत के बीच में आके अटक जाता है। आवाम बेचारी कहाँ पर है? अगर आप वोटों की बात करें तो वो कहते हैं, मेरे पास अभी कोई सेइंग है, मैं अल्फाज भूल गई हूँ, कि वो वोट डालने वालों की अहमियत नहीं होती, गिनने वालों की होती है। तो ये तो हम ऐसे ही ना थोड़ा सा वो माहौल बनाने के लिए कहते हैं कि ये अवाम के पास कैसे जाएंगे, अवाम के पास कैसे जाएंगे। अरे चले भी जाते हैं और जीत भी जाते हैं, ये सारी ऐसी बातें हैं। और अभी जाहिर है देखो
फरवरी के बाद इनका चीखना धाड़ना शुरू होगा। ठीक है सायरा साहिबा बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ थी। सायरा बानो GDA की MNA थी, साबिका MNA। अब तो एक ब्रेक के बाद बात करेंगे बलूचिस्तान अवामी पार्टी कलील मुद्दत में इतने अहम ओहदों पर कैसे उसके लोग फाइज हो गए। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम करते हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 2018 में ये पार्टी वजूद में आती है और फिर उसके बाद से लेके अब तक एक वज़ीर आज़म, चेयरमैन सेनेट, 2 वज़राए आला, एक सूबे में हुकूमत, और इंतहाई अहम बात यह है कि चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हो तब भी सादिक सिंजरानी साहब कामयाब हुए, उनके ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद हो वो भी नाकाम हुई। इरशाद साहब, ये ब्रीफ से टाइम में ब्रीफ सी हिस्ट्री है BAP की, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो अब निगरां वज़ीर आज़म हैं अनवारुल हक काकड़ साहब, मौजूदा हालात में उन्हें क्या करना होगा? क्योंकि बहुत बड़ी बहस है, इलेक्शन टाइम होंगे या नहीं होंगे, एक सियासी बेयकीनी अभी भी मौजूद है। अब साहब, इक़्तिदार हमारा ईमान है, हम मुसलमान हैं कि इक़्तिदार इंसान को या बतौर इनाम मिलता है या बतौर इम्तिहान मिलता है। अगर इंसान उसको इम्तिहान समझे तो वो उसके लिए इनाम बन जाता है, लेकिन अगर उसको इनाम समझे और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए या वो कुछ करना शुरू कर दे जो बादशाह करते हैं, तो उसके लिए वो फिर इम्तिहान बन जाता है। इक़्तिदार यजीद को भी मिला, ये मुहर्रम का महीना है तो इस मुनासबत से मैं बात कर रहा हूँ। इक़्तिदार यजीद को भी मिला, इक़्तिदार उमर बिन अब्दुल अजीज को भी मिला, उसी खानदान के फर्द को। यजीद ने उसको इनाम समझा और उसकी वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ और इतने गलतियां हुई कि 1500 साल से लानत मलामत हो रही है और शायद रहती दुनिया तक लानत मलामत का वो हकदार होगा जिसने इक़्तिदार को इनाम समझ के बदबस्ती शुरू कर दी। और उमर बिन अब्दुल अजीज ने उसको इम्तिहान समझा, वो उनके लिए इनाम बन गया। आज तक उमर बिन अब्दुल अजीज जो है अपनी रहमदिली की वजह से, इंसान दोस्ती की वजह से, इंसाफ पसंदी की वजह से आज भी वो आइडियल हैं मुसलमानों के और गैर मुस्लिमों के भी। तो निगरान वजीर आज़म का बुनियादी जो फ़र्ज़ है वो तो शफाफ, गैर मुतनाज़े, गैर जानिबदाराना, मुनसिफाना इंतखाबात कराना है और कोशिश ये करनी चाहिए कि वो आइन के दायरे में रहते हुए अपने फ़राइज़ अंजाम दें, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अपना फ़र्ज अदा करें, किसी की गलत हिमायत ना करें और किसी से ज़्यादती के मुर्तकिब ना हों और किसी की बेजा रू रियायत जो है वो भी ना करें। पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, बड़ा वक्त उनके लिए पड़ा हुआ है और खारजा उमूर में, दाखिला उमूर में उनका मुतालिया भी है और अच्छी गुफ्तगू करने वाले हैं काकड़ साहब। तो अब उनके लिए एक बेहतरीन मौका है कि क्या वो तारीख में अपना नाम बनाना चाहते हैं जी, या एक पावर पॉलिटिक्स में इसी तरह जिस तरह माजी में बाद लोग उलझे और फिर उसके बाद गुमनामी में चले गए। वो ये इंतखाब उन्होंने करना है अपने लिए कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। जी ठीक। अच्छा, बाप पार्टी का मामला है, बाप का ये मैं थोड़ा सा कहूँगा कि बाप का इतना तो हक है कि वो सबसे ज्यादा लायन शेयर ले सके, तो बाप को ये लेना चाहिए, उसने ले लिया। अब ये तो मियां नवाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, दूसरे सियासतदानों को सोचना चाहिए कि उन्होंने 30-30 साल, 40-40 साल, 50-50 साल जद्दोजहद की और एक पार्टी जो बनी और फौरन इक़्तिदार में आ गई और वो में ऐसी आई है कि अब इक़्तिदार उसका मोहताज है। बहरहाल इरशाद साहब, एक और पहलू आज के दिन की इन मुनासिबत से, गॉड ऑफ ऑनर के बाद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म हाउस से रुखसत हुए, काकड़ साहब ने उन्हें रुखसत किया बतौर वज़ीर-ए-आज़म और बतौर सियासतदान। शहबाज शरीफ साहब का जो कंडक्ट है, इत्तेहादियों को लेके चलना, एग्जीक्यूटिव को लेके चलना, आप समझते हैं कि वो बड़ा तसल्ली बख्श रहा है? ऐसा कोई बड़ा तनाज़ा उनकी शख्सियत को लेकर इन पिछले 15-16 महीनों में तो रिपोर्ट नहीं हुआ। कारकर्दगी समथिंग एल्स, लेकिन हाँ मैनेज कैसे किया शहबाज शरीफ साहब ने शख्सी एतबार से?
नहीं, शहबाज शरीफ साहब को इसलिए नहीं लाया गया था कि जी वो इत्तेहादियों को साथ लेकर चलें। उनको लाया गया था कि उनकी पंजाब स्पीड बड़ी मशहूर थी, समझा जाता था कि वो डिलीवर करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस से हमारे जो फैसला साज हैं, मुख्तलिफ हल्के हैं, बड़े मुतासिर थे। लेकिन 1.25 साल में सही बात है कि किसी और को तो छोड़िए, मुखालिफिन को छोड़िए, गैर जानिबदार लोगों को छोड़िए, उनकी अपनी पार्टी को और अपने दोस्तों को, अपने से मुतासिर होने वालों को उन्होंने निहायत महसूस जो है मायूस किया है। वो परफॉर्म नहीं कर सके। बाकी इत्तेहादियों को देखें, ब्लैक मेलिंग आप बर्दाश्त करते जाए, इत्तेहादियों को लेकर चलना कोई मुश्किल काम तो नहीं होता। मुश्किल काम तो ये होता है कि आप ब्लैक मेलिंग में आए बगैर आइन और कानून के मुताबिक, कौमी जरूरतों के मुताबिक फैसले भी करें, बरामद करें और परफॉर्म भी करें। तो ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। जी ठीक है इरशाद साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो, शुक्रिया आपका। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए।